गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में, यानी पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में इन्हीं सब में से होकर आएगा। या तो वे मूल क्वेश्चन के रूप में आएंगे या उसके विकल्प में रहेंगे। अतः अगर हम लोग इसको याद कर ले तो आने वाले एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन गलत न होगा। देखिए, पहला है, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीवन विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतना ही याद कीजिए। दूसरा है, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनिकल साइंस, क्या नाम है, बोटनी का जनक किसको कहा जाता है? नाम है थियोफ्रेस्टस। और चिकित्सा विज्ञान का जनक, तो ये इनका नाम है हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस। और एक और क्वेश्चन आता है कि वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? नाम याद कीजिए, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने जीवों की द्वि नाम पद्धति का परिचालन किया था, यानी जीव का उसका दो नाम, जैसे होमो सेपियंस, राना ट्रिंगा, मैग्निफेरा इंडिकस, बेसिका कैम्पेस्ट्रिस, मतलब सबका दो का नाम है। देखिए, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला अक्षर क्या बताएगा? उसके वंश का नाम। यह पहला अक्षर उसका वंश का नाम है और दूसरा उसका जाति का नाम। तो यह मानव क्या है? होमो इसका वंश है और जाति सेम्पियंस। इसी तरह मेढक का जो नाम है उसके वंश का वह है राना और जो उसका जाति है वह राना ट्रिंगा। और आम का मैग्निफेरा इंडिका। आगे बढ़ते हैं। लैमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को कितने भागों में बांटा गया? तो केवल दो। यहाँ देखिए, दो जगतों, यानी एक था जंतु वर्ग यानी एनिमल किंगडम और दूसरा था प्लांट किंगडम यानी पादप जगत में बांटा गया था। किसके हिसाब से? तो लैमार्क के द्वारा। संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं। किसके? तो जो प्रोटोजोआ संघ का जो जंतु होगा वह सबसे सरल होगा और इसे सृष्टि के प्रथम जंतु माना जाता है और इसका शरीर एक कोशिकीय होता है। तो कैसा होगा इसका शरीर? एक कोशिकीय शरीर होता है। और आगे देखिए, अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। यानी अगर कोई किसी जीव का अगर आपको पिक्चर बनाना हो, कुछ ना समझ में आए, तो सिंपल किसी तरह से बना दीजिए। ये किसका हो गया? अमीबा का हो गया। तो अमीबा का आकार कैसे होगा? अनिश्चित आकार और एक कोशिकीय जीव है। फीता कृमि या टीनिया, यानी जो हम लोग कहते हैं कि उसको पेट में कीड़ा हो गया है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। केंचुआ एवं जोंक क्या है? तो ये द्विलिंगी जंतु है। कौन? तो केंचुआ या जोंक कहिए। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा। घोंघा, सीप आदि का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो घोंघा, सीप आदि का खोल किसका होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घोंघा, ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण वह कैसा होगा? तो वह रंगहीन होता है, यानी उसका कोई कलर न होता है। सीपिया जैसे कुछ जंतु में हीमोसाइनिन के कारण रक्त नीला होगा। तो कहाँ? सीपिया जैसे और भी जीव हो सकते हैं, उसके शरीर में ब्लड में क्या होगा? तो हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण उसका रक्त नीला होता है। ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। अमीबा क्या है? तो यह प्रोटोवा जंग का जंतु है। कौन? तो अमीबा। पेचिस नामक रोग एंट अमीबा द्वारा फैलता है। तो पेचिस नामक रोग एंट अमीबा द्वारा फैलता है। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहते हैं। हिप्पोकैम्पस को क्या कहेंगे? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का जंतु है। तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का जंतु है। मेढक उभयचर है क्योंकि यह जल और स्थल दोनों पर चलने में सक्षम है या रह सकता है। मेढक त्वचा से शोषण करेगा कहाँ? पानी में। और बाहर जब हवा में रहेगा यानी बाहर स्थल पर, तो कैसे शोषण करेगा? नाक से। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं के विकास का सही क्रम बताइए। सबसे पहले मत्स्य अस्तित्व में आए, फिर मत्स्य यानी पानी से बाहर निकला तो वह हो गया एम्फीबियन यानी उभयचर, और उभयचर का जो अगला रूप था वह था रेप्टाइल यानी सरीसृप, और उसके बाद पक्षी अस्तित्व में आए और सबसे आधुनिक है कौन? तो मैमलिया वर्ग।
आगे देखिए, मानव यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। मानव क्या है? यूथीरिया। क्यों? यह उपवर्ग किसी भी जीव के उसके उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर दिया गया है। मानव उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसीलिए इसका नाम है यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में क्या खोजा? तो केंद्रक की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा? कोशिका में केंद्रक की खोज की। कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी स्पाइनल कोड कहेंगे उसको। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, देखकर भयावह लगेगा। सबसे यहाँ देखिए, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। मान लेते हैं ये कोशिका कैसा होगा? यह कोशिका मान लेते हैं जो प्लांट का कोशिका होगा यह कुछ इस तरह का होगा, मतलब यहाँ पर इस तरह से निकला होगा यह और यह। तो जो ये बाहर का जो यह पूरा आवरण हो गया, यह बाहर वाला, यह क्या है? इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। और जनरल जो प्लांट एनिमल का जो कोशिका होगा उसमें यह जो बाहर वाला यह न होता है, केवल इतना ही होता है, उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति होगा वह सेलुलोज का बना होता है। यह जो कोशिका झिल्ली है, सॉरी भित्ति यानी जो सेलुलोज का बनता है और यह केवल प्लांट यानी पादप में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे और इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल। कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। रिक्तिका में एंथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं, जिसके कारण फूलों का रंग लाल, नीला, पीला आदि होता है। किसके कारण? तो रिक्तिका में एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सी यानी मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी एरोबिक शोषण का केंद्र है। यहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यह हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला उसमें तो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है, यानी कि जो पत्तियों में कैरोटीन अगर पदार्थ की उपस्थिति है तो उसका रंग पीला होगा। अवर्णी लवक यानी इसका कोई कलर न हो, यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ों, भूमिगत तनु आदि में यह भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाले लवक हैं। वर्णी लवक ये जो जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़े, यानी ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के उदाहरण हैं जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का जो रंग होगा वह कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग, उसमें चुकंदर में क्या होगा? तो विटामिन। याद कीजिए, टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। हरे टमाटर व मिर्चा पकने पर लाल रंग हो जाते हैं। ऐसा क्लोरोप्लास्ट का क्या परिवर्तन होगा? तो क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन से होता है। याद कीजिए, क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन से होता है। आलू का जो भाग मिट्टी की सतह पर होता है वह हरा होगा, क्योंकि आलू में उपस्थित ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, और जो मिट्टी के अंदर है उसमें ल्यूकोप्लास्ट रहेगा तो वह उसका कलर हरा न होता है। क्लोरोप्लास्ट लवक केवल प्रकाश संश्लेषी पौधों में पाया जाता है। कौन? तो क्लोरोप्लास्ट। पर्णहरिम की परतें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर इस ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं को तोड़कर उनसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अलग करने में करते हैं। जल से प्राप्त हाइड्रोजन ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर भोजन बनाने का कार्य करती है। प्रत्येक जाति के
जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जैसे कि मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। इसी तरह जितने भी जीवधारी हैं सबका क्रोमोसोम फिक्स होता है। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। आरएनए क्या है? तो यह आनुवांशिकी सूचना वाहक है। आरएनए आनुवांशिक सूचना का वाहक है। और डीएनए कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? तो डीएनए। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। कोशिका का ईंधन कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। किसमें? तो एटीपी के रूप में बनती है। गुणसूत्र की रचना डीएनए तथा प्रोटीन से होती है। तो गुणसूत्र की रचना डीएनए तथा प्रोटीन से होती है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका यानी सेल है। जीव द्रव की रचना जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से होती है। किसकी रचना? तो जीव द्रव की रचना। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो श्वसन से है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम या किससे? तो फ्लोएम द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा, और जो खाना तैयार हो जाएगा तो उसका परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। जाइलम को क्यों याद करते हैं? क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ है। यह जल का या और खनिज लवणों का गति कराता है, यानी जड़ से पत्तियों की तरफ ले जाता है। जबकि फ्लोएम यह बना बनाया खाना गुरुत्वाकर्षण के साथ जड़ या जो पौधे हैं उसके सारे भागों में पहुंच जाता है। यानी जाइलम जल, फ्लोएम फल। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो श्वसन से हो गया। फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना है। पादपों में विभाज्योतक ऊतक की उपस्थिति के कारण ही वृद्धि की क्रिया निरंतर उनके जीवन भर होती रहती है। पौधों में वृद्धि केवल कुछ निश्चित वृद्धि केंद्रों पर होती है, जो प्रायः मूल शीर्ष यानी जड़ का अगला भाग पर वो शीर्ष यानी तने या शाखाओं के अगले सिरे पर होती है। फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में वितरण करना होता है। शरीर की समस्त ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों का निर्माण पेशी ऊतकों से होता है। किससे? तो पेशीय ऊतक से होता है। जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें, वृक्क आदि का निर्माण भी पेशी ऊतकों से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक ऐसी विशेष कोशिकाओं से बनते हैं जो शरीर में संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से अंगों तक जाने का कार्य करते हैं। कौन? तो तंत्रिका ऊतक की बात हो रही है। अस्थि क्या है? यह एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक है। कौन? तो अस्थि यानी हड्डी की बात हो रही है। हृदय पेशियां अरेखित पेशियां हैं एवं हृदय तो क्या? तो अरेखित है और यह अनैच्छिक है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं है कि इस बार हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़केगा और दूसरी बार मात्र 50 बार, ऐसा न होता है। रेखित पेशियों का कार्य ऐच्छिक पेशियों का संचालन करना होता है। यानी रेखित पेशियों का कार्य क्या है? ऐच्छिक पेशियों का संचालन करना, जैसे कि हाथ, पैर, गर्दन आदि में जो पेशियां हैं जो हम चाहे तो मुड़ाएंगे, न चाहे तो न मुड़ाएं, तो उनका संचालन करना है। संदेश संवहन की मूल इकाई क्या है? तो संदेश संवहन की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका है। तो संदेश संवहन की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका है। चौथा नंबर शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन रहित, मतलब शैवाल में क्या होगा? पर्णहरित युक्त, यानी उसमें क्लोरोफिल है। संवहन ऊतक रहित, यानी यह उसमें न है। आत्मपोषी, लेकिन यह स्वपोषी है। कौन? तो शैवाल। जड़ क्या है? तो पौधों का अवरोही भाग है, यानी जो नीचे की तरफ जाएगा, जो मूलांकुर से विकसित होता है। कौन? तो जड़। पुष्प पौधों का जनन अंग है। तो पुष्प क्या है? तो पौधों का जनन अंग कौन है? तो पुष्प है। पत्ती हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना होता है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। अस्थायी पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल सीरा से परासरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। यानी पत्ती कोशिकाओं से जल, जो पत्तियां हैं, कैसे पत्तियां होगा, इसी तरह से ना पत्तियां होगा। यह चलिए पत्ती बना दिए, यह पत्तियां है। तो पत्ती से जल क्या होगा, उसके सिराओं में जो पोर्स रहता है उससे परासरण के द्वारा वह क्या होगा, तो वायुमंडल में चला जाएगा एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा वायुमंडल से कहाँ जाएगा, तो पत्तियों में अवशोषित होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। इसके 4 घटक हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एवं जैंथोफिल। क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल और कैरोटीन। इसमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल ए और बी क्या होगा, तो यह हरे रंग का होगा, जबकि और ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। कौन? तो क्लोरोफिल ए और बी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होगा, तो एक मैग्नीशियम का परमाणु रहता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु होता है। यानी क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, कौन सा धातु, याद कीजिएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्रकाश से बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। तो क्लोरोफिल प्रकाश से क्या करेगा, तो बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। कौन? तो क्लोरोफिल की बात हो रही है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, एक उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, यह उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया है। और इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर में एग्जिट होगा ऑक्सीजन का, और तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी ग्लूकोज के निर्माण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ऑक्सिन्स नामक पादप यानी ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन नामक पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह फसलों को गिरने से बचाता है। ऑक्सीजन जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन के छिड़काव से क्या होगा, वृहद आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन होता है। किसे? तो जिब्रेलिन्स से। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह फलों को पकने में सहायता करता है। कौन? तो जिब्रेलिन। फ्लोरिजेंस नामक हार्मोन पत्ती में बनते हैं। कौन? तो फ्लोरिजेंस नामक हार्मोन पत्ती में, लेकिन फूलों के खिलने में मदद करता है, इसलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। यह नग्न बीजीय है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसका एक विशाल पेड़ है जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। सबसे बड़ा फल लोडेसिया का होता है। इसे डबल कोकोनट भी कहते हैं। यह केरल में भी पाया जाता है। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में तथा सबसे बड़े गुणसूत्र ट्राइलियम में होते हैं। किसमें? तो कॉफ़ी में पाया जाता है। तो कॉफ़ी में क्या पाया जाएगा, कैफीन पाया जाता है, पिन नहीं, यह कैफीन पाया जाता है। अफीम पोपी के पौधे से प्राप्त की जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें मोर्फिन होगा, मोपिन होता है। और हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। लौंग फूल की कली से प्राप्त की जाती है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। अफीम से हीरोइन, मार्फिन एवं स्मैक प्राप्त की जाती है। किसे? तो अफीम से। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है, उसका नाम है निकोटीन। निद्राकारक दवा बार्बिट्यूरेट्स है। निद्राकारक दवा कौन है? तो बार्बिट्यूरेट्स है, यानी खा लीजिएगा तो सो जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया का वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। कहाँ के वैज्ञानिक? तो ऑस्ट्रेलिया के, नाम ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किसका प्रयोग किया? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। जीन अनुवांशिकता की इकाई है तथा इन्हीं के द्वारा मातृ कोशिका से युग्मों के द्वारा संतानों में अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण
होता है। किसके द्वारा? तो जीन के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 प्लस XY है। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज में 23 प्लस XX जोड़ी होती है। इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। अगर XY हो तो लड़का होगा। इसके विपरीत अगर XY हो तो वह लड़का होगा। नर में XY लिंग गुणसूत्र तथा मादा में 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? तो पुरुष, महिला न। गुणसूत्र का निर्माण DNA तथा प्रोटीन से होता है। उत्परिवर्तन का कारण, म्यूटेशन का कारण क्या है? जीन परिवर्तन, इससे म्यूटेशन होगा। जाति और गुणसूत्रों की संख्या याद कीजिए। मटर में 14 गुणसूत्र, मेढक में 26, चूहा में 40, मनुष्य में 46 और चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। हीमोफीलिया यह एक वंशानुगत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वर्णांधता यह एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। यह लिंग संलग्न रोग है, यानी इसका जीन एक गुणसूत्र पर होता है, यानी कि माता या महिला जो होगी वही इस रोग का वाहक है, लेकिन असर किस पर दिखेगा? पिता पर, सॉरी पुत्र पर। उसके जो पुत्री होगी उस पर नहीं, वह वाहक होगी, लेकिन जो उसका पुत्र होगा वह क्या करेगा? तो वह अपना दिखाएगा कि उसके मतलब बीमारी है। कौन बीमारी? तो वर्णांधता। वर्णांध पुरुष के एक गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन होता है। यह जीन पिता से पुत्री में और पुत्री से बेटे में वंशागत होता है। तो यह बायोलॉजी का आज का हम लोग का 100 फैक्ट था। इसी तरह फिर 100 करके देख लेंगे। लगभग यह 700 क्वेश्चन का श्रृंखला है और ये इसको याद कर लीजिए। इसी के बाद इसी तरह फिर हिस्ट्री, सारे जो सब्जेक्ट है सबको लाएंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।